हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं उनको मैं आज आपको बताने वाला हूं। और उसमें से मैं आपको फर्स्ट विधि बताने वाला हूं जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, आय विधि के द्वारा हम किस तरीके से राष्ट्रीय आय को निकालते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको नेशनल इनकम के इनकम मेथड में कोई भी कभी भी डाउट नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको नेशनल इनकम निकालनी होती है आय विधि से। कभी भी आपको इसमें डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से कभी भी निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं इनकम मेथड की यानी कि आय विधि की, तो आय विधि से जब हम नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारे देश में जितने भी क्षेत्र हैं यानी सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों के द्वारा या इतने अलग अलग टाइप के आपके पास काम होते हैं, उन सभी कामों से आपके पास कितनी इनकम जो है वो इकॉनमी में जनरेट हो रही है, कितनी आय जो है हमारी अर्थव्यवस्था में सर्जित की जा रही है, उसका टोटल जब आप जोड़ देते हैं तो वहां पर आप कहते हैं कि आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट हुई है इनकम मेथड के थ्रू यानी कि आय विधि के थ्रू। तो देखिए कैसे आपको निकालना है, इसका मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं। देखिए इनकम मेथड में सबसे पहले आपको जो है इनकम देखनी है और इनकम के आप जो है स्रोत देखेंगे। तो पहला जो इनकम का आपका स्रोत होगा वो होगा कि अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाता है किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, तो उसको वहां से जो पैसे मिलते हैं सैलरी, वेज के रूप में, वो उसकी इनकम होती है। तो उसको आप क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हम एम्प्लॉयज को क्या दे रहे हैं? कंपनसेशन दे रहे हैं, यानी कि उनको कर्मचारी जो हमारे पास काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, ठीक है, इनका जो पारिश्रमिक बन रहा है, जो उनने काम किया है हमारे पास, उनको उनका कंपनसेशन देना है। अब उनको जो कंपनसेशन देना होता है वो हमको दो फॉर्म में देना है। सबसे पहला फॉर्म होगा आपका कि आप उनको वेजेस देंगे या फिर आप उनको सैलरी देंगे, यानी कि आप या तो उनको मजदूरी दे रहे हैं मजदूरी की फॉर्म में, या तो आप उनको वेतन दे रहे हैं, मजदूरी व वेतन। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मजदूरी और वेतन में क्या डिफरेंस होता है। जो रेगुलरली एक फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, मतलब जो संगठित क्षेत्र में नियमित रूप से काम कर रहा है, तो उसको सैलरी मिलती है, और जो मजदूरी है यानी वेजेस है वो उसको मिलती है जो इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि अनियमित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में अनियमित रूप से कार्य करता है। ठीक है, जैसे हम लोग फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं काम करने के लिए तो हमको वहाँ से वेजेस और सैलरी मिलती हैं, ऑफिस में काम करने के लिए जाएंगे तो वो भी वेजेस एंड सैलरी। और आपके पास जो मजदूर होते हैं जो दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी यानी वेजेस मिलती है। तो दोनों टाइप की उनकी इनकम मैंने यहाँ पर जोड़ ली। अब जो वेजेस एंड सैलरी है, मजदूरी और वेतन है, उसको भी आप दो टाइप में देंगे। सबसे पहला ये उसको कैश में आप दे सकते हैं यानी कि नगद रूप में आप दे सकते हैं उनको, और दूसरा है आप उनको इन काइंड्स दे सकते हैं यानी कि वस्तु के रूप में भी दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि वस्तु के रूप में सैलरी कैसे दी जाती है। आप सभी ने देखा होगा कि जो सैलरी होती है उसमें ही कभी कभार जुड़ा होता है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से घर मिल रहा है तो वो भी सैलरी का पार्ट है, तो वो वस्तु हो गई ना। आपको गाड़ी दे दी कंपनी ने, भाई इससे ऑफिस आया जाया करो, तो वो भी एक वस्तु के रूप में सैलरी का पार्ट ही हो गया। तो इस तरीके से जो है वो कैश में भी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है और आपके पास जो है कुछ काइंड्स में भी आपको सैलरी दी जाती है। तो इस तरीके से सैलरी और वेजेस मिल जाएगी आपको। दूसरा तरीका होगा कि आपके पास जो है आपको कभी पीएफ मिलता है, कभी ईएसआई मिलता है ना, ये सब, तो ये सारे के सारे होते हैं आपके पास सोशल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लिख लीजिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, यानी कि मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान। ठीक है,
तो जो मालिक हैं आपके, उनके द्वारा आपको जो है क्या दिया जा रहा है, सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान दिया जा रहा है, जिसमें आप पीएफ को जोड़ सकते हैं, प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या फिर भविष्य निधि जिसे आप बोल सकते हैं, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है ईएसआई दिया जाता है, ईएसआई है ना, जिसमें आपका इंश्योरेंस होता है कि अगर आप बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो पे करती है। तो इस तरीके से आपको कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो ये तो हो गया आपका सैलरी का पार्ट कि आपको जो है अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो सैलरी की फॉर्म में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप ये सब मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आए और साथ के साथ हम चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ भी सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे चलते हैं। आगे अब हम दूसरे टाइप के इनकम की बात करते हैं, जहाँ पर उन इनकम की बात कर रहे हैं जहाँ पर अगर कोई बिजनेस करता है तो उस बिजनेस से उसको जो इनकम आती है, किसी भी टाइप का वो बिजनेस हो सकता है, तो वहाँ से जो उसको इनकम आती है वो भी नेशनल इनकम के इनकम पार्ट में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिख लीजिए आप सभी। सेकंड पार्ट आप फर्स्ट पार्ट में जोड़ेंगे तो प्लस का साइन बाहर बना लीजिए। सेकंड पार्ट आएगा आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से। अभी मैं समझाऊंगा ऑपरेटिंग सरप्लस मैं इसे क्यों कह रहा हूं। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली आप ये मान लीजिए कि जो बिजनेस से आपकी इनकम आ रही है उसको आप ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे, यानी कि आपके पास परिचालन अधिशेष। ठीक है, परिचालन अधिशेष। हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिख रहा हूँ, दोनों मीडियम के, तो दोनों स्टूडेंट्स आराम से लिखते रहिए अपना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों भी एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में आप देखते हैं जो बिजनेसेस कर रहे हैं उन बिजनेसेस से उनको कितनी इनकम आ रही है, अलग अलग सोर्सेज की जो इनकम है उसको। तो हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स के सोर्स देखेंगे जहाँ पर हम 4 तरीके की इनकम की बात करेंगे जो बिजनेस से आपके पास आएगी। सबसे पहला, आपका अगर कोई बिजनेस है तो आपको वहाँ से प्रॉफिट होगा, यानी कि आप वहाँ से लाभ कमाएंगे। दूसरा, अगर आपका बिजनेस है रियल एस्टेट का या आप रेंट वगैरह पर चीज़ों को देते हैं तो रेंट जो आएगा आपके पास, यानी कि जो किराया आएगा आपके पास, वो आपकी क्या होगी, इनकम होगी। वो भी तो बिजनेस का ही पार्ट है ना, किराया है वहाँ पर इनकम है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप किसी को लोन वगैरह देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वो ब्याज भी आपकी क्या होकर जाएगी, इनकम हो जाएगी, यानी कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो इसमें भी आपने क्या जोड़ दिया, इनकम की मतलब इनकम की तरह ही है ये। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट है आपके पास रॉयल्टी, और रॉयल्टी को हम लोग जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है बट वो प्रोडक्ट मैं बनवा किसी और से रहा हूँ और बिकवा भी किसी और से रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट मेरा है, प्रोडक्ट पे कॉपीराइट मेरा है, तो क्या होगा, जब भी वो प्रोडक्ट सेल होगा उस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज मैं उनसे चार्ज करूँगा। जैसे जो बुक्स राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बुक लिख देते हैं बट वो पब्लिश और किसी से करवाते हैं, तो जब भी बुक सेल होती है तो वो पब्लिशर्स उनको क्या देते हैं, रॉयल्टी पे करते हैं उस बुक का, हमेशा जब भी वो बुक सेल होती है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बना दी है माइक्रोसॉफ्ट ने और वो सेल होती है किसी अदर रिटेल शॉप्स पर, तो जब भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो का लाइसेंस बेचा जाता है, उसको बेचा जाएगा तो उसका कुछ परसेंटेज जो है माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, तो एज अ रॉयल्टी माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका चार्ज करती है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रॉयल्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपकी ये 4 तरीके की इनकम है। इन चारों तरीके की इनकम को आप क्या करते हैं, कमाते हैं बिजनेसेस से। अब जो आपके पास प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी आप 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उस प्रॉफिट में से भी 3 अलग अलग लोगों की इनकम बनती है। पहला आपके पास जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करते हैं, किसी को टैक्स देने में खर्च कर देते हैं, या क्या होता है कंपनीज में ना शेयर होल्डर्स होते हैं यानी अंशधारी होते हैं। अंशधारियों का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि कंपनी की कैपिटल 10,000 रुपये की है, मतलब कंपनी में 10,000 रुपये पैसे लगाए गए हैं, तो वो 10,000 रुपये ना अलग अलग मेंबर्स ना लगा सकते हैं, हर कोई लगा सकता है। तो इसी तरीके से मान लेते हैं हम लोग 100 लोगों ने लगाए हुए हैं, तो हर किसी ने 100 रुपये लगाए हुए हैं, तो अब 100 रुपये जो लगाए हुए हैं हर किसी ने, तो 100 शेयर होल्डर हैं उसके, तो जब भी उस कंपनी को पैसा मिलेगा तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इन 100 लोगों में डिवाइड होगा, शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। ठीक है ना, क्लियर, आप समझ गए। तो उन शेयर होल्डर्स को इस प्रॉफिट में से हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड यानी कि लाभांश। ठीक है, डिविडेंड यानी कि लाभांश 2 अंशधारियों को दिया जाता है, डिविडेंड्स वो जो शेयर होल्डर्स को पेड करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉफिट में से गया, वो किसी और की इनकम बनी होगी तो उसको भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इनकम ही है ये भी। सेकंड है आपके पास कि आप जो है वो क्या दे देते हैं, कॉरपोरेट टैक्स पे करते हैं। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर, मतलब
जो सरकार है, सरकार को कंपनियां क्या देती हैं, टैक्स पे करती हैं अपने बिजनेस में के प्रॉफिट में से, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। तो है तो प्रॉफिट का ही भाग, और वो इनकम किसकी बनती है, गवर्नमेंट की, तो है तो इनकम इकोनॉमी की ही, तो उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इसको जोड़ दिया कॉर्पोरेट टैक्स। अब इसके बाद लास्ट में कंपनी के पास बच जाती है जो इनकम, उसको वो बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग की अब भाई हमारे पास डिविडेंड दे दिया हमने, टैक्स भी दे दिया, अब जो प्रॉफिट बचा वो हमारी कॉर्पोरेट सेविंग है, यानी कि निगम बचत है। ठीक है, इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो भी लिख देता हूं मैं, इसे हम अवितरित लाभ भी बोलते हैं, क्योंकि इसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गई दूसरी टाइप की इनकम। अब लास्ट और तीसरे टाइप की इनकम उन लोगों की है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब भाई अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के जहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपना खुद का काम करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उनकी अलग अलग तरीके से मिक्स्ड इनकम होती है, अलग अलग सोर्सेज से उनकी इनकम आती है। तो थर्ड हुआ आपके पास मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि स्वनियोजितों की मिश्रित आय। दोस्तों अगर हिंदी लिखने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि थोड़ी सी स्लो, मेरे मतलब थोड़ी बेकार हिंदी है, ठीक है ना, लेकिन लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो स्वनियोजितों की मिश्रित आय, मतलब अलग अलग तरीके की इनकम। जैसे मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, या मैं अपना खुद का काम करता हूँ, अपना खुद का बिजनेस टाइप का नहीं है, मतलब खुद का ही अपना काम करता हूँ कुछ भी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस नहीं है लेकिन वो अपना खुद का काम करते हैं, जैसे फल की रेडी लगा ली, इस तरीके का जो भी काम है, या और भी अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो उनको हम जो है मिक्स्ड इनकम में शामिल करते हैं। उनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्सेज से इनकम आती है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 टाइप के इनकम के सोर्स हो गए। अब इन तीनों टाइप के इनकम के सोर्स में आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, तो आपके पास इन तीनों को जोड़कर आपके पास आ जाएगा NDP एट FC। ठीक है, NDP एट FC, यानी कि इसको आप क्या बोलेंगे, निबल घरेलू उत्पाद कारक लागत पर, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, या नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, और इसको आप क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, यानी घरेलू आय। दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, ये आपकी घरेलू आय हो गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे NFIA। NFIA मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आप जब इसमें फॉरेन की इनकम को जोड़ देते हैं तो आपके पास आ जाता है NNP एट FC, जिसे आप बोलते हैं नेशनल इनकम। ये है आपकी नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो जब भी आपसे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए बोला जाए तो आप NNP एट FC निकालेंगे, और जब घरेलू आय निकालने के लिए बोली जाए तो NDP एट FC निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और बता देता हूँ जिसके लिए आप यूज़ करेंगे इसे। तो जब भी आपसे बोला जाए कि NDP एट FC निकालना है, यानी घरेलू आय निकालना है, तो NDP एट FC का शॉर्ट फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, ये इसमें आप प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें हमने प्लस कर दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि परिचालन अधिशेष। ठीक है, यही करा था ना मैंने, अभी मैं बस उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्लियर, फिर इसमें आपने लास्ट में प्लस कर दिया मिक्स्ड इनकम, यानी कि मिश्रित आय। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, मैं खाली शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मिक्स्ड इनकम। तो जब आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास जो है NDP एट FC आ जाता है, और फिर आप NDP एट FC में अगर आपको NNP एट FC निकालना है, यानी कि नेशनल इनकम निकालना है, तो आप NDP एट FC में प्लस कर देते हैं NFIA। ठीक है दोस्तों,
तो ये था आपके पास फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्टली नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम का कभी कभार नहीं आता और ज़्यादातर चांसेस है नहीं आएगा। आपको बीच में से कुछ भी पूछ लेगा। देखिए बीच में से कैसे पूछ लेगा कुछ भी, वो आपसे पूछ लेगा भाई बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैसे पता लगाओगे। सबसे पहले आपको जो है अगर प्रॉफिट पता करना है तो आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स आपको ध्यान से समझनी है। तो आप क्या करेंगे, NDP/FC निकालेंगे। NDP/FC आपके पास दिया होगा या निकाल लेंगे इधर उधर करके, मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है ये। NDP/FC निकाल लिया, फिर NDP/FC निकालने के बाद आप जो है वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज यानी कर्मचारियों के पारिश्रमिक की वैल्यू रखेंगे, मिक्स्ड इनकम की वैल्यू रखेंगे और NDP/FC की वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आपके पास आ गया तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस किन चीज़ों से मिलके बन रहा है, 4 चीज़ों से मिलके बन रहा है। पहला प्रॉफिट, दूसरा रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू रखेंगे, प्रॉफिट को अननोन रखेंगे, रेंट की वैल्यू रखेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू रखेंगे, इंटरेस्ट और रॉयल्टी की वैल्यू रखेंगे, तो आपके पास यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू जो एक अननोन होगा वो निकल के आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, आसान है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो बता सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, ये रहा मेरा नंबर, स्क्रीन पर भी मैं फ्लैश कर देता हूँ। और अगर आपको फुल कोर्सेज मेरे साथ ज्वाइन करने हो तो उसके लिए भी आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉप क्लासेस ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड कर लेना। फुल कोर्सेज ज्वाइन करवाता हूँ मैं आप सभी को, फुल कोर्सेज करवाता हूँ, बोर्ड की अच्छी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ। तो उसके लिए आप मेरे साथ टॉप क्लासेस ऐप के थ्रू मेरे साथ ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस, असाइनमेंट, नोट्स वगैरह एक्सेट्रा सब चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको मेथड समझाया, मेथड कैसा है, इससे रिलेटेड मैं अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स अब हम जो है एक बेसिक सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो अभी हम इनकम मेथड से करा है तो इनकम मेथड से करके देखेंगे। तो इनकम मेथड से करने के लिए हमें पता है नेशनल इनकम के लिए पहले हमें NDP/FC निकालना होता है। तो NDP/FC हमें निकालना है, हमने पढ़ा हुआ है। NDP/FC निकालने के लिए हमें जो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ निकालना होता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए जो हिंदी के बच्चे हैं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन हिंदी में बोल भी रहा हूं साथ में, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ प्लस मैं करूंगा इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि परिचालन अधिशेष, ठीक है, परिचालन अधिशेष मैंने इसमें ऐड कर दिया है। प्लस मैं इसमें ऐड करूँगा मिक्स्ड इनकम यानी कि मिश्रित आय, ठीक है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ देखते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ नहीं दिया हुआ है, वेजेस गिवन है आपके पास, और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर यानी कर्मचारियों मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान दिया हुआ है, और मजदूरी भी दी हुई है। तो दोनों को आप जोड़ लेंगे, 50 + 10 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 60। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ कितना आ गया बच्चे, 60। देख लेते हैं एक बार, सैलरी तो नहीं दी हुई, तो सैलरी भी तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सैलरी एंड वेजेस दोनों आता है ना, नहीं है सैलरी, ठीक है। तो यही हो गया। इसमें प्लस करेंगे अब ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट ये सब दिए हुए हैं, रेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट भी दिया हुआ है। तो रेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रेंट इंक्लूडेड है पहले से ही, परिचालन अधिशेष में किराया पहले से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 20 दिया हुआ है, 20, तो 20 ऐड कर लिया। लास्ट मिक्स इनकम ये रही 40 की मिक्स इनकम जोड़ दी हमने इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 120 आ गया। अब इसके बाद आपको इसको नेशनल इनकम बनाना है, NNP/FC बनाना है। तो NNP/FC का फॉर्मूला होता है NDP/FC, और इसमें आप ऐड कर देंगे NFIA, ठीक है। इसमें आपने ऐड कर दिया NFIA। तो NDP/FC हमने 120 निकाला। अभी NFIA देख लेते हैं, NFIA कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा NFIA दिया हुआ है, डायरेक्ट
माइनस का 10, ठीक है, -10 है, ध्यान रखना। तो आप इसे -10 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो नेशनल इनकम आपकी कितनी आ गई बच्चे? 110 आ गई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और आपको ये समझ में आ भी गया होगा कि किस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवा दूंगा, आपकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। पहले मैं आपको मेथड समझा दे रहा हूं और उसका एक एक क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और इसी तरीके से और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फुल कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लें और टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर मैं आपको फुल कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।